हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू RAS ओनली। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको अपने RAS मेंस को किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना है। देखो, RAS का प्रीलिम्स तो बहुत सारे बच्चे जो है वो क्लियर कर लेते हैं। हर साल मैं देखती हूँ कि बच्चे बोलते हैं मैम प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाता है बट मेंस में हम लोग अटक जाते हैं। तो वो क्यों होता है? देखो, प्रीलिम्स आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, आप में आपको उसमें से एक चूज करना होता है। वहां पर आपने जितनी आपकी नॉलेज है उसके बेसिस के ऊपर आप वो चीज कर सकते हो। बट वेन थिंग्स कम टू राइटिंग, then it becomes a difficulty for many students. And today we are going to discuss about that only, that how you have to change your approach to the upcoming trend. ठीक है, जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी की अप्रोच को कैसे चेंज करना पड़ेगा, सो दैट आप लोग इतने केपेबल बन जाओ दैट आप अपना RAS का मेंस फियरलेसली लिख पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले RAS का जो मेंस होता है वो क्या होता है? इट इज अ ब्लेंड। ठीक है, ब्लेंड किसका? फैक्ट्स प्लस एनालिसिस का, राइट? सो RAS means is a matter of facts plus your analysis. आपको फैक्चुअली भी बहुत ज्यादा इक्विप्ड होना पड़ेगा, प्लस आपको अपने एनालिटिकल स्किल्स को भी बहुत ज्यादा शार्पन करना पड़ेगा। क्योंकि अब जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे RAS के मेंस के अंदर, उसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलने वाला है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस से काम नहीं चलने वाला। यू हैव टू मेक अ ब्लेंड ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे मेंस में देखो 4 पेपर्स होते हैं आपके, पेपर 1, 2, 3 और 4। 3 GS के होते हैं, 4th पेपर आपका लैंग्वेज होता है, इंग्लिश और हिंदी का। 4th पेपर बहुत ज्यादा महत्व रखता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, उसके बहुत ज्यादा मायने हैं। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसाइडिंग पेपर फॉर यू पीपल, जिसको मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है वो इग्नोर कर देते हैं। अगर इसको आपने अच्छे से किया तो आपके मेंस की जो मार्क्स है वो बूस्टअप होंगे ही होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम हमारे GS के पेपर्स के ऊपर। GS में आपके मोटा माटी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, राइट, सोशियोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। स्पोर्ट्स एंड योगा हो गया, बिहेवियर हो गया, लॉ हो गया, राइट। ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर देयर इन योर मेंस के GS के अंदर। ठीक है, अब जब आप RAS के मेंस का पेपर देखोगे, चाहे से आप 2025 वाला ही देख लो, तो यू विल फाइंड दैट देयर आर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दैट पेपर। ठीक है, पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है आपके मार्क्स वाइज और वर्ड्स वाइज, और दूसरा टाइप है आपका कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला टाइप क्या है आपका? मार्क्स और वर्ड्स वाइज। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से पहले मार्क्स और वर्ड्स वाइज। सबसे पहले 2 मार्कर क्वेश्चन आता है आपका। यस, कितने वर्ड्स होते हैं उसके अंदर? आपको 15 वर्ड्स लिखने होते हैं, राइट। देन कम्स योर हाउ मेनी? 5 मार्कर। 5 मार्कर के अंदर आपको क्या लिखना होता है? यू हैव टू राइट 50 वर्ड्स, ओके। एंड देन कम्स योर 10 मार्कर। 10 मार्कर में आपको कितने वर्ड्स लिखने होते हैं? यू हैव टू राइट 100 वर्ड्स, राइट। ये होते हैं आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर मार्क्स। 2 मार्कर के अंदर आपका जो शब्द होते हैं वो 15 होते हैं। बहुत ज्यादा आपको डायरेक्ट चीजें लिखनी होती हैं, कुछ भी इधर उधर का नहीं लिखना होता है। 15 शब्दों के अंदर बहुत कम चीज आती है। ठीक है, फिर आता है आपका 5 मार्कर। 5 मार्कर के अंदर आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करके 50 शब्दों के अंदर अपनी पूरी कहानी को लिखना होता है। देन कम्स योर 10 मार्कर, ठीक है, जो कि पूरा एक फुल फ्लेजेड आंसर होता है आपका, और वो होता है आपके 100 वर्ड्स का। ठीक है, तो ये तो होगा आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर वर्ड लिमिट और योर मार्क्स। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपके क्या आ गए? दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चंस आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, उसके ऊपर बेस्ड होता है। सबसे पहले होते हैं आपके फैक्चुअल, राइट, क्या होते हैं आपके? फैक्चुअल। देन कम्स योर एनालिटिकल।
फिर आते हैं आपके कौन से क्वेश्चंस, एनालिटिकल, ठीक है। उसके बाद में इसी की एक एडवांस स्टेज होती है, ठीक है। वो एडवांस स्टेज क्या होती है आपकी, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, ओपिनियन बेस्ड या फिर क्रिटिकल एनालिटिकल क्वेश्चंस, जिसमें क्या होता है, क्रिटिकल एनालिसिस होता है। क्या डिफरेंस है, कैसे हमें इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन को। फैक्चुअल क्वेश्चन में वो क्या बोलता है, वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है और उसका आपको डायरेक्ट आंसर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल आरपीएससी आपसे पूछता है दैट व्हाट इज आर्टिकल 21, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आरपीएससी ने आपसे पूछा क्या, व्हाट इज आर्टिकल 21। सो ये क्या हो गया, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। आपको बस अपनी नजरें वहीं पर रखनी है, ना इधर जाना है ना उधर जाना है, और आर्टिकल 21 क्या है एज इट इज उसमें लिखकर आ जाना है, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। इसमें कोई भी इधर उधर की बात आपको नहीं करनी है। whatever is asked you have to write it as it is, ठीक है। so this is your what, factual question where you do not have to apply your brain, जहां पर आपको कुछ भी XYZ अपना ब्रेन अप्लाई नहीं करना है। जो आपने पढ़ा है सिर्फ आपको वो एज इट इज लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या बोलते हैं, अभी 2025 वाला मेंस का पेपर देखा होगा। मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन आया था दैट What is the procedure to remove the Central Vigilance Commissioner from the office? Removal of Central Vigilance Commission का एक प्रॉपर चैप्टर है जो आपने पढ़ा है, जैसे फैक्ट है वो कि वो आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उनको हम बोलते हैं द फैक्चुअल क्वेश्चंस, जिनमें आपको डायरेक्ट आंसर देना है और इनके अंदर आपको इधर उधर की कोई बात नहीं सोचनी, यू हैव टू जस्ट आंसर डायरेक्टली, ठीक है। अब दूसरे आते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस। एनालिटिकल क्वेश्चंस के अंदर आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी 2025 के अंदर मेंस में ये क्वेश्चन आया था दैट डोनाल्ड ट्रम्प, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के जो एक्शन हो रहे हैं, अभी टैरिफ के जो एक्शन हो रहे हैं, थ्रेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है, वो इंडिया को किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, राइट। आप सबको पता है करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा था ये, that the US was threatening India of tariffs, और उसने इंडिया के ऊपर बहुत सारे टैरिफ्स लगा भी दिए थे, राइट। सो how that particular thing will impact what, will impact India, okay। तो ये क्या हो गया, ये आपका एनालिसिस हो गया, ठीक है, कि आप एक पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन को इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एनालाइज करते हो, ठीक है। या फिर अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए कहां पर, नेपाल के अंदर, नेपाल में जेन-ज़ी अपराइजिंग हुई, ठीक है। उससे इंडिया के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडिया। सो दीज थिंग्स आर व्हाट, दीज थिंग्स आर एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है, जहां पर आपको गिवन सिचुएशन को इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना है, ठीक है। आपको उस पूरी सिचुएशन का ब्यौरा लेना है और उसके हिसाब से आपको अपना आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ता है इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर, और आपको यहाँ पर फैक्ट्स के साथ साथ में अपने एनालिसिस को क्लब करके और उसको एग्जामिनर के सामने पेश करना होता है, ठीक है। ये होते हैं आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस। फिर आते हैं आपके ओपिनियन बेस्ड या फिर क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपको अपना ओपिनियन देना होता है, ठीक है। जिसके अंदर आपको क्या देना होता है, अपना खुद का ओपिनियन देना होता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर, किसके ऊपर आया था, इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर आया था। किसके कॉन्टेक्स्ट में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो भी रीसेंट केस हुआ था ना गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का जो केस हुआ था रिसेंट में, उस बेसिस के ऊपर आपके आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए इंडियन फेडरलिज्म को एनालाइज करने के लिए एक क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको डिस्कस करना था, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना था, डिस्कस करना था। और जहां पर आ गई डिस्कस की बात, तो ओवर देयर यू हैव टू गिव योर ओन ओपिनियन एज वेल। अब आप चाहे से कुछ भी सोचते हो, बट यू हैव टू गिव एन ओपिनियन जो कि बैलेंस्ड हो, जो कि न्यूट्रल हो, ठीक है। आपके पर्सनल ओपिनियंस नहीं जानना चाह रहा है एग्जामिनर,
ठीक है, आपका जो न्यूट्रल ओपिनियन है वो जानना चाह रहा है एग्जामिनर, ठीक है। तो वहां पर यू डू नॉट हैव टू बी बायस, बिकॉज एज अ ह्यूमन वी पीपल हैव बायस। हमारे अंदर एक किसी के लिए सॉफ्ट स्पॉट होता है और किसी के लिए हार्ड स्पॉट होता है, राइट। तो हमें वो वाली चीज अपने पर्सनल ओपिनियंस ना लाकर एक बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड रखना होता है हमारे आंसर्स के अंदर। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, दोस क्वेश्चंस आर योर ओपिनियन बेस्ड और क्रिटिकल एनालिसिस वाले आपके क्वेश्चंस होते हैं। देयर यू हैव टू कीप योर ओपिनियन एज वेल। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो अब आ रहे हैं। पहले क्या होता था, मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस ही आते थे, थोड़े से बिल्कुल एनालिटिकल क्वेश्चंस आते थे, बाकी फैक्चुअल क्वेश्चंस का जो वेटेज था वो ज्यादा था। अब क्या हो गया है, अब गंगा उल्टी बह रही है, अब फैक्चुअल भी है, एनालिटिकल भी है और क्रिटिकली एनालिटिकल भी है। ओपिनियन आपका मांग रही है सरकार, ठीक है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। When you go into the administration, your opinion is what is important over there, right? So that is why now RPSC is changing its pattern of asking you the questions. I hope आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं हम एक और चीज के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर डूइंग योर मेंस की आंसर राइटिंग। दोज आर द कीवर्ड्स। अब आप बोलोगे कौन से कीवर्ड्स? कीवर्ड सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। वेदर इट इज आस्किंग यू टू एक्सप्लेन और इज इट आस्किंग यू टू इलैबोरेट or is it asking you to analyze or is it asking you to discuss or is it asking you to critically analyze? ओके, सो ये चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो आपको सप्लाई करनी है, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वही चीज आपको आंसर में सप्लाई करनी है। इररिलेवेंट चीजें हमें नहीं लिखनी है। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि एक्सप्लेन तो उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। अगर क्वेश्चन ने बोला है इलैबोरेट तो उसको आपको विद एग्जांपल्स इलैबोरेट करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है एनालाइज तो आपको उसको प्रॉपर्ली पूरे सिनेरियो को देखकर, हर एक स्फेयर को देखकर उसको एनालाइज करके आंसर लिखना है। अगर वो बोल रहा है क्रिटिकली एनालाइज तो आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, उसके प्रोज भी देखने, उसके कॉन्स भी देखने और फिर आपको अपना एक न्यूट्रल स्टैंड रखना है, ठीक है। अगर वो बोल रहा है डिस्कस तो अगेन उसके पॉजिटिव्स और उसके लिमिटेशन सब कुछ देख के एंड देन यू हैव टू कीप योर न्यूट्रल स्टैंड। सो अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ज्ञान पूरा होता है लेकिन वो क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ पाते, ठीक है, और फिर वो अपने हिसाब से आंसर लिख के आ जाते हैं और उनको मार्क्स नहीं मिल पाते। और फिर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छे से लिखा था और मेरे मार्क्स नहीं आए। तो मार्क्स इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि एग्जामिनर जो पूछना चाह रहा है आप उस चीज को एड्रेस नहीं कर रहे हो। आपने ज्ञान आपको बहुत है, आई अग्री, वी अग्री दैट आपको ज्ञान बहुत है, आपने पढ़ाई अच्छे से करी है, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ आर यू गोना फुलफिल द डिमांड ऑफ द एग्जामिनर। जो एग्जामिनर पूछने की कोशिश कर रहा है आप उसको किस तरीके से डिलीवर करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ रही हूं आपसे दैट व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला, दैट व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट। पहला सवाल क्या है मेरा, पहला कीवर्ड क्या है व्हाट और दूसरा कीवर्ड क्या है व्हाई, ठीक है। दो कीवर्ड्स है मेरे सवाल में, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट, राइट। दो कीवर्ड्स हैं, दो कीवर्ड से हमें वो करना है। अब मैं बता रही हूँ भाई फंडामेंटल राइट्स तो ऐसे इवॉल्व हुए थे, हमने वहां से ये चीज बोरो करी थी और हमने ऐसे किया था वैसे किया था, तो इज दिस थिंग रेलेवेंट ओवर हियर? नो। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द रेलेवेंसी, वी हैव टू फाइंड व्हाट रेलेवेंसी इन आवर आंसर्स। और हमारे आंसर्स किससे रेलेवेंट होने चाहिए, दे मस्ट बी रेलेवेंट विद द क्वेश्चन, ओके। डिमांड सप्लाई का गेम पता है ना आपको, डिमांड सप्लाई का गेम पता है। डिमांड जो क्वेश्चन कर रहा है आपको वही क्या करना है, वही चीज सप्लाई करनी है, किसमें, अपने आंसर में, ओके। क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है आपको वही चीज अपने आंसर में सप्लाई करनी है। सो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
क्वेश्चन एक बार पढ़ने में नहीं समझ आ रहा है, दोबारा पढ़ो उसको, उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करो, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर यू फाइंड सर्टेन कीवर्ड्स, highlight those keywords and then you will easily get to understand that what the question is asking, और फिर आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दो चीजें। पहली चीज हमने देखी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद में हमने देखे कीवर्ड्स, ठीक है, आपको कीवर्ड्स को किस तरीके से एड्रेस करना है। इसके बाद में तीसरी चीज आती है आपकी क्या, योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपको जानता नहीं है, एग्जामिनर को नहीं पता आप कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, उसने कभी आपको देखा नहीं है, कुछ भी नहीं पता उसको। एग्जामिनर के मन में आपका व्यू, आपकी छवि कब बनेगी, जब वो आपकी कॉपी देखेगा। तो आपकी कॉपी क्या होनी चाहिए, एकदम अप टू द मार्क प्रेजेंटेड होनी चाहिए। कहीं पे भी शादी में जाते हो, कैसे शैबी कपड़े पहन के चले जाते हो क्या, नहीं पहन के जाते ना, अच्छे से रेडी वेडी होके जाते हो, मस्त सेंट वेंट लगा के। तो यही चाहिए होता है एग्जामिनर को भी, कि एग्जाम के अंदर आप अपनी कॉपी को अच्छे कपड़े पहनाओ और उसमें सेंटिमेंट लगाओ मस्त। प्रेजेंटेशन अगर आपको करनी है तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी, जो आपकी क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है इसका, IBC का, ठीक है। IBC मतलब योर इंट्रो, then comes your body and then comes your conclusion। ये मोस्टली कौन से क्वेश्चंस में हो सकता है आपके, एक तो ये वाला क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्कर वाले और एक 10 मार्कर वाले। इसके अंदर हम लोग मोस्टली ये वाले कॉन्सेप्ट को, ये वाले फॉर्मूला को लगा सकते हैं। 2 मार्कर वाले में आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, फैक्ट्स लिखने होते हैं, उसमें कुछ भी इधर उधर की बात नहीं करनी होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो आपका होना चाहिए बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कर सकते हो किसी भी फैक्ट से, किसी भी रिपोर्ट से, ठीक है, या फिर आप चाहो तो आप किसी भी करंट अफेयर की जो न्यूज है उससे, या फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया उस चीज की डेफिनेशन से, ठीक है। किस किस चीज से स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन, ईदर फ्रॉम अ फैक्ट और रिपोर्ट। उसके अलावा or you can use what, you can use the definition of whatever is asked in the question, or you can also use what, current topic। current topic में current hot topic जो चल रहा है उससे भी रिलेटेड आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन आता है आपका राइट टू प्रोटेस्ट के ऊपर, तो राइट टू प्रोटेस्ट के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आया और अभी रिसेंटली आप एग्जाम लिख रहे हो, तो आप लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका एग्जाम्पल दे सकते हो इनिशियल इंट्रोडक्शन के अंदर ही, या फिर नेपाल में जो हुआ उसका एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को आंसर करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन हम अगर लिख रहे हैं तो हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन लिखें कि एग्जामिनर पहली लाइन पढ़ के इंप्रेस हो जाए हमसे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। देखो बॉडी जो होती है ना, बॉडी बहुत ही प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी में अगर आपको प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करनी है, आप वहां पर क्या यूज करो, हेडिंग्स यूज करो, हेडिंग्स यूज करो, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स यूज करो, सब टॉपिक, सब हेडिंग्स यूज करो वहां पर, ठीक है। सो दीज थिंग्स विल मेक योर बॉडी विल मेक योर बॉडी वेरी मच प्रेजेंटेबल। उसके अलावा अपनी बॉडी के अंदर जब आप लिखते हो तो सारे जितने भी डायमेंशंस हैं उनसे उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिलेट करने की कोशिश किया करो, सो दैट आपका जो आंसर है वो बहुत ज्यादा डायनामिक सा लगे। हिस्ट्री से रिलेट कर लो उसको, पॉलिटी से रिलेट कर लो, इकोनॉमी से रिलेट कर लो, ज्योग्राफी से रिलेट कर लो, सो दैट योर आंसर बिकम्स वेरी मच डायनामिक, ठीक है, और बहुत ज्यादा इंक्लूसिव लगे वो आंसर। उसके अलावा यू शुड ऑल्सो यूज मेनी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल राजस्थान स्पेसिफिक यूज करते हो तो इट विल फेच यू गुड मार्क्स, ओके। देन कम्स योर कंक्लूजन। कंक्लूजन कभी भी ज्यादा नेगेटिव या ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए एकदम बैलेंस्ड। देयर मस्ट बी अ बैलेंस। आप क्रिटिसाइज भी करो प्लस आप उसको पॉजिटिवली भी बोलो कि भाई ये बैलेंस करके चलना है हम लोगों को, ठीक है। और कंक्लूजन आपका कैसा होना चाहिए, एकदम फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए आपका कंक्लूजन, कि भाई अगर हम अभी से ये चीज करेंगे
तो आगे आने वाले टाइम में हमें इस चीज का फायदा मिल सकता है। तो योर कंक्लूजन मस्ट ऑलवेज बी इन एंडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, ठीक है। हमें एक पॉजिटिव नोट के ऊपर खत्म करना होता है हमारा कंक्लूजन, सो दैट एग्जामिनर को लगे कि ये आदमी जो है ये ऑप्टिमिस्टिक है और ये एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आता है तो ये अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। अगर बहुत नेगेटिव हो जाओगे तो वो बोलेगा कि इसको तो सब में बुराइयां ही दिख रही है, तो ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकता। बट इफ यू फाइंड अ पॉजिटिव एंड टू एनी क्वेश्चन, then the examiner makes an image that this person can be an administrator, ठीक है। Understood this thing? इतनी सी बात आप सब लोगों को समझ में आई? So these are the things which you need to keep in mind, ठीक है। अब ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। उसके बाद में प्रेजेंटेशन के अंदर आपके आते हैं मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स। तो ये सब चीजें आप धीरे धीरे जैसे जैसे आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस शुरू करोगे वैसे वैसे आप लोगों को चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो ये तो सब क्या हो गई, बेसिक चीजें हो गई। उसके अलावा चेरी ऑन द केक क्या होगी आपके, योर डायग्राम्स, देन योर फ्लो चार्ट्स, देन योर, उसके अलावा और क्या हो सकते हैं, मैप्स कर सकते हो आप, you can underline the keywords in your answers. So these are the things that will fetch you more marks, ठीक है। So these are the cherry on the cake, ठीक है। ये क्या है, चेरीज हैं आपके केक के ऊपर, आपके आंसर के ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है। So these things are what will add value to your answers. अब इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आई। पहला, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट। दूसरा, what are the types of questions that are being asked, okay. Then what are the keywords that are being asked, कैसे आपको उसको समझना है और कैसे फिर आंसर करना है। उसके बाद में आपकी प्रेजेंटेशन। अब हम चलते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि है आपका टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के आंसर्स के अंदर, क्योंकि बच्चों का पेपर छूट जाता है, ठीक है। टाइम अगर वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं अपना, तो उनका पेपर छूट सकता है। अब इसके अंदर हम लोग टाइम को कैसे डिवाइड करेंगे, हमारे जो 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2 मार्कर क्वेश्चंस के अंदर 1.5 से लेकर 2 मिनट से ज्यादा हमें नहीं लगाने हैं। 1.5 से 2 मिनट के अंदर हमें इस क्वेश्चन को लिख के खत्म कर देना है। एक क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं, जो 2 मार्कर क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। फिर आता है आपका 5 मार्कर क्वेश्चन, यस और नो। 5 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आपको हद मार के सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट्स लगाने हैं, मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं फॉर 5 मार्कर क्वेश्चन, सो 3 to 4 minutes you have to take over here, and 3 to 4 minutes are more than enough. 3 to 4 minutes for your 5 marker question. Then we come to the 10 marker question. 10 मार्कर को आपको 7 से 8 मिनट, ये तो मैंने ज्यादा बता दिया, 6 से 7 मिनट भी बहुत होते हैं। 7 से 8 मिनट के अंदर आपको अपने 10 मार्कर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत बनानी है। अब इन जो टाइम फ्रेम मैंने बताया, इसमें सिर्फ आपको लिखना ही नहीं है, इसमें आपको सोचना भी है। 10 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 2 मिनट आप सोचोगे कि हम मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें लिखनी है। फटाफट आपने अपने ब्रेन में सोच लिया ये चीजें लिखनी है, 5 मिनट में आप इजीली उन सब चीजों को कॉपी के अंदर लिख सकते हो। अपने दिमाग के अंदर 2 मिनट में एक स्ट्रक्चर बना लो कि भाई मुझे ये सब चीजें लिखनी है, एंड इन द कमिंग 5 minutes you can easily write a question of 10 marker. So this way in 7 to 8 minutes you will be easily able to write these answers. ये आपको टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, और ये कैसे बनेगा, when you are practicing daily at least 5 questions, 5 questions, 2 क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन ये और 1 क्वेश्चन ये। ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है अगर आपको अपने आप को मेंस रेडी बनाना है तो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी 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 बिग फैक्टर इन डिसाइडिंग योर रैंक। एक क्वेश्चन छूटा, आप वैसे ही रेस के अंदर 100 लोगों से पीछे हो गए, एक क्वेश्चन छूटते, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू मैनेज योर टाइम। और टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा, कैसे आप ज्यादा आंसर्स कम टाइम में लिख पाओगे, व्हेन यू आर डूइंग व्हाट, when you are doing regular practice, because see, practice is only the key.
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बहुत क्लीशे लाइन है, बहुत सदियों से चलती हुई आ रही है, लेकिन सच है. It is the truth that practice makes a man perfect. So you have to keep practicing so that you can achieve this goal. तो अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो दिस विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू पीपल. एंड के टाइम में जब आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएगा तो मेंस के लिए तैयारी करने में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली है. ठीक है. इसके अलावा एक और हमारी वीडियो थी 400 प्लस इन मेंस, जो कि बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है. ट्रेंड रिसेंटली नीचे गया है लेकिन कभी भी ऊपर भी आ सकता है, राइट. तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना फ्यूचर के अंदर क्या है. तो वो टिप्स और ट्रिक्स आप लोग लगाओ अपने आंसर्स के अंदर, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाली है. ठीक है. सो आई होप दैट टुडेज सेशन वाज बेनिफिशियल फॉर यू पीपल. अगर आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज है, अपने किसी भी सवाल हैं आपके मन में प्रिपरेशन से रिलेटेड या कुछ भी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है आपके पास. आप उससे अपना एक 1-on-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं ऑरएस ओनली के साथ, जो कि कंप्लीटली फ्री है. उसके लिए हम कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं. इट इज कंप्लीटली फ्री. जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हैं आप लोगों के मन में, यू कैन आस्क टू अस डायरेक्टली. रजिस्टर कर दो वहां पे और हम आपको फिर एक टाइम अलॉट कर देंगे कि भाई इस टाइम आके आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो. ठीक है. थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.